हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पश्चिम में त्रासदी का सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। यद्यपि अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने भी त्रासदी पर अपने विचार प्रकट किए थे, तथापि अरस्तु ने ही सबसे पहले त्रासदी का गंभीर एवं विशद विवेचन किया। उनके अनुसार दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक उपकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन करे। अरस्तु के इस विवेचन से स्पष्ट है कि वह त्रासदी के लिए दुखांत होना आवश्यक नहीं समझते थे। वह उसे ऐसा नाटक समझते थे जो जीवन का गंभीर चित्र प्रस्तुत करे। उनके इस विवेचन से कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं। पहला, दुखांतक यानी ट्रेजेडी कार्य व्यापार का अनुकरण है। दूसरा, कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। तीसरा, कार्य व्यापार अभिनय होता है, वर्णय नहीं। चौथा, भाषा लय, सामंजस्य, गीत आदि से समन्वित होती है। पांचवा, कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का विवेचन करता है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के 6 तत्व हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा चरित्र, तीसरा विचार तत्व, चौथा पदावली, पांचवा दृश्य विधान और छठा संगीत। कथानक। त्रासदी के 6 तत्वों में अरस्तु कथानक को प्रमुख मानते हैं। उनके अनुसार कथानक का अर्थ केवल कथा या कहानी नहीं है, बल्कि घटनाओं की संरचना है। घटनाओं को जैसे तैसे रख देने से कथानक नहीं बन जाता। उनकी पूर्वापर योजना में क्रम, व्यवस्था एवं संगति होनी चाहिए, जिससे अभीष्ट प्रभाव सहज रूप में उत्पन्न हो। घटनाओं की योजना में भी कल्पना और कौशल अपेक्षित है। इसलिए कथानक से तात्पर्य घटनाओं की कलात्मक संरचना से है, केवल कथा से नहीं। दुखांतक किसी व्यक्ति का नहीं, उसके कार्य व्यापार का अनुकरण है। अरस्तु के अनुसार नाटकीय कार्य व्यापार का उद्देश्य चरित्रों का प्रतिरूपण नहीं है, क्योंकि चरित्रों का स्थान तो गौण है। प्रमुखता केवल सुनियोजित घटनाओं अर्थात कथानक की है। वही दुखांतक का प्रण है। वे यहाँ कहते हैं कि चरित्र के अभाव में दुखांतक हो सकता है, किंतु कथानक के अभाव में नहीं हो सकता। वास्तव में अरस्तु के सामने केवल यूनानी दुखांतक थे जो घटना प्रधान थे, जबकि शेक्सपियर, इब्सेन, चेखव, बर्नार्ड शॉ आदि के अनुसार दुखांतकों में कथानक एकदम गौण है। ड्राइडेन का मत है कि यदि अरस्तु के सामने चरित्र प्रधान दुखांतक होते तो वह कथानक या घटना को इतना महत्व नहीं देते। अरस्तु
केवल कथांश को महत्व नहीं देते, वह कथा की अथवा घटना श्रृंखला की कलात्मक योजना को महत्व देते हैं। उनके अनुसार घटनाओं में कार्य कारण भाव संबंध होना चाहिए। कथानक को दो चीजें अधिक रोचक और आकर्षक बनाती है, स्थिति और विषय और अभिज्ञान। स्थिति विपर्य के अनुसार अरस्तु का मूल शब्द है परिपेतेया। वह स्थिति है जहां नायक की इच्छा और आशा के विपरीत कुछ घटित हो जाता है। वह स्वयं अपने हाथों से अपने मित्र की हत्या कर डाले या परिस्थितिवश अपात्र पर विश्वास कर सुपात्र को कष्ट दे। ऐसी स्थिति जो सर्वतः अप्रत्याशित और अनिश्चित हो और जिसके कारण मनुष्य विपत्ति में पड़े, वही पेरिपेतिका कहलाती है। अनग्नोसिस कहते हैं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है डिस्कवरी। इसका अर्थ हुआ अज्ञान का ज्ञान में परिगण होना। अरस्तु कथानक के तीन विशेष मानते हैं: गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। गंभीर विशेषण प्रहसन से दुखांतक तक का भेद प्रदर्शित करने के लिए। प्रहसन कथानक अगंभीर हास्यजनक होता है। दुखांतक का गंभीर क्योंकि उसमें करुणा और भय का उद्बोध अभिष्ट होता है। पूर्ण कथानक वह है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। कथानक कहीं से आरंभ हो जाए, कहीं समाप्त हो जाए, उसमें कोई क्रम ना हो तो वह दुखांतक के योग्य नहीं माना जा सकता। इसलिए सुनियोजित कथानक में आदि, मध्य और अवसान की धारणा स्पष्ट होनी चाहिए। आनुपित विस्तार भी कथानक का प्रमुख गुण है। अधिक विस्तृत कथानक को ग्रहण करना भी कठिन है और स्मरण रखना भी, साथ ही वह नीरस भी हो जाता है। कथानक का विस्तार संभवता और आवश्यकता के नियम के अनुसार होना चाहिए ताकि भाग्य की गुंजाइश बनी रहे, क्योंकि ना तो पलक झपकते ही किसी का भाग्य उदित होता है और ना ही बिगड़ता है। इसलिए विस्तार का अनुपातिक होना आवश्यक है। अनुपातिक विस्तार के साथ ही घटनाओं में एकान्विति भी होनी चाहिए। खंडों की संरचनात्मक अन्विति ऐसी सुगठित होनी चाहिए कि एक खंड भी इधर उधर न किया जा सके। यहाँ एकान्विति का संबंध एक व्यक्ति की कथा से कदापि नहीं है। यहाँ कथानक के ऐक्य का अर्थ है कार्य का ऐक्य। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कथानक की धुरी ऐसा कार्य व्यापार होनी चाहिए जिसके विभिन्न अंग परस्पर संबंध होने के साथ साथ मूल कार्य से भी संबद्ध हो, जिसमें कोई अनावश्यक और निरर्थक अंग ना हो, जिनमें इसकी सुसंबद्ध हो कि एक अंग के हटाने से ही सर्वांग छिन्न भिन्न हो जाए और कथानक का ढांचा चरमरा उठे। कार्य की समाप्ति का निश्चित बिंदु पर होना चाहिए और सब घटनाओं के पीछे एक ही लक्ष्य परिलक्षित होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार विषय के आधार पर कथानक तीन प्रकार के हैं। पहला दंत कथा मूलक, दूसरा कल्पना मूलक और तीसरा इतिहास मूलक। इन तीनों को वह दुखांतक के लिए ग्राह्य मानते हैं। कसौटी केवल आनंद पैदा की है। कथानक कोई भी हो सकता है बशर्ते उसमें आनंद देने की क्षमता हो। ऐतिहासिक कथा को आधार मानने वालों को वह परामर्श देते हैं कि वह इतिहासकार की तरह कथा को प्रस्तुत ना कर कवि या नाटककार के समान प्रस्तुत करें।
दंत कथाओं को वह सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि उनमें सत्य और कल्पना दोनों का सुंदर समन्वय का अवकाश रहता है। शिल्प की दृष्टि से कथानक के दो भेद अरस्तु मानते हैं, पहला सरल और दूसरा जटिल। उनके अनुसार कार्य यदि सरल है तो कथानक भी सरल होगा और यदि कार्य जटिल है तो कथानक भी जटिल। यहाँ सरल से अभिप्राय एक और अविच्छिन्न कार्य व्यापार जिसमें स्थिति विपर्य और अभिज्ञान के बिना ही भाग्य परिवर्तन हो जाता है, जिसमें कार्य सीधा घटना की ओर बढ़ता है, जबकि जटिल कथानक में भाग्य परिवर्तन के लिए स्थिति विपर्याय और अभिज्ञान का सहारा लिया जाता है। उसमें कथानक का विकास सीधा नहीं होता, वह सीधा चरम स्थिति तक नहीं बढ़ता। अरस्तु के अनुसार वह अंग जो त्रासदी के संगठन पर आश्रित है वह चार है। पहला है प्रस्तावना, त्रासदी का वह आरंभिक भाग जो नायक वृंद के पूर्वगान से पहले रहता है, कथा वस्तु के लिए भूमिका प्रस्तुत करता है। दूसरा उपाख्यान, वह समग्र अंश जो वृंदगानों के बीच विद्यमान रहता है, वह आजकल के अंक का समानार्थी है क्योंकि वह नाटक की कथा वस्तु को विविध स्थितियों में बांटता था। प्रत्येक उपाख्यान के आरंभ में सब अभिनेता मंच पर आते थे और उसके अंत पर चले जाते थे। यूनानी त्रासदी के प्रायः 3 आख्यान होते हैं। तीसरा उपसंहार, त्रासदी का वह अंश जिसके बाद कोई विंदगान नहीं होता, उसी को बाद में यूनानी नाटकों में कैटेस्ट्रोफी या अंतिम घटना कहा है। चौथा वृंदगान, यह यूनानी नाट्य साहित्य का एक विशिष्ट अंग था। अनेक गायक नाचते हुए आते थे और त्रासदी की घटनाओं की भावात्मकता समीक्षा करते थे। ग्रीक नाटकों का वृंदगान अलंकरण मात्र नहीं था, वह नाटक के कतिपय आवश्यक कर्तव्यों की पूर्ति करता था। वह भूत पर प्रकाश डालता था, वर्तमान की आलोचना करता था तथा भविष्य के संबंध में पूर्व सूचना देता था। त्रासदी का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण और उसका आधार है पात्रों का आचरण। नाटककार को चरित्र चित्रण करते समय 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, चरित्र अच्छा हो। दूसरा, औचित्य का ध्यान रखा जाए। तीसरा, वह जीवन के अनुरूप हो। चौथा, चरित्र में एक रूपता हो। चरित्र के संबंध में अरस्तु 4 चीजों पर ध्यान देने को कहते हैं। पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि चरित्र अच्छा होना चाहिए। किसी प्रकार के नैतिक उद्देश्य को प्राप्त करने वाला कोई संभाषण या कार्य व्यापार चरित्र का अभिव्यंजक होगा। यदि उद्देश्य अच्छा हो तो चरित्र भी अच्छा होगा। यह नियम प्रत्येक वर्ग के लिए सही है। चरित्र के संबंध में लक्ष्य करने की दूसरी चीज है औचित्य। तीसरी चीज है कि चरित्र यथार्थ होना चाहिए, यानी उसमें जीवन की सच्चाई होना चाहिए। चौथा है सुसंगति, यानी चारित्रिक विशेषताएं आरंभ में जैसी दिखाई जाए वैसी ही अंत तक कायम रहे। बिना कारण चरित्र में परिवर्तन नहीं दिखाया जाना चाहिए, और यदि परिवर्तन दिखाना ही हो तो उसके लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। कथानक के समान चरित्र चित्रण में भी आवश्यकता के नियम का पालन करना चाहिए। किसी चरित्र का अपने विशिष्ट रूप में ही
कुछ कहना या करना उचित है। अरस्तु का सुझाव है कि चरित्र चित्रण में अच्छे चित्रकार का उदाहरण काम में लाना चाहिए। जिस प्रकार चित्रकार जीवन का सच्चा चित्र अंकित करते हुए भी उसे अधिक सुंदर बना देता है, उसी प्रकार कवि को भी चाहिए कि चरित्र के गुण दोषों को यथावत रखते हुए भी उसे अधिक परिष्कृत कर दे। तीसरा है विचार तत्व। त्रासदी का तीसरा आधारभूत तत्व है विचार। इसके अंतर्गत बुद्धि तत्व और भाव तत्व दोनों का समावेश किया गया है। त्रासदी का आधारभूत विचार लेखक का ही विचार होता है, जिसे वह चरित्र चित्रण, पात्रों के, घटनाओं के नियोजन आदि द्वारा प्रस्तुत करता है। समय के साथ साथ यह तत्व त्रासदी में अधिकाधिक नियोजित होता जाता है। चौथा है पदावली। इसका अर्थ है शब्दों द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति। वह त्रासदी के लिए अलंकृत भाषा को आवश्यक मानते हैं। अलंकृत भाषा से उनका मानना है ऐसी भाषा जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश हो। यदि इसमें गद्य और पद्य दोनों की शक्ति स्वीकार की है, पर त्रासदी के लिए वह पद्य अर्थात शब्दों का छंदोबद्ध विन्यास उपयुक्त मानता है। पांचवा है दृश्य विधान। अरस्तु के अनुसार दृश्य विधान का अर्थ है रंगमंच की साज सज्जा, पात्रों की वेशभूषा आदि, जो रंगमंच के साधनों के कुशल प्रयोग से उपस्थित की जाती है। छठा है संगीत। अरस्तु ने संगीत को भी त्रासदी का अनिवार्य अंग माना है, क्योंकि उनके द्वारा त्रासदी का विषय और वातावरण अधिक गंभीर, प्रभावशाली और भव्य हो जाता है। अरस्तु ने पोएटिक्स के बार बार त्रासद आनंद का भी उल्लेख किया है। त्रासदी मानव पीड़ा की गाथा होते हुए भी हमें इसलिए सुख प्रदान करती है कि प्रथम तो वह हमें जीवन सत्यों से परिचित कराकर हमारा ज्ञान भंडार अभिवृद्ध करती है। दूसरा, उसे देखते समय साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम भावांदोलन और भावागमनता से उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं। और तीसरा, वह सुंदर कलाकृति होती है जिसे कवि अपनी प्रतिभा, कल्पना शक्ति से मनमोहक बना देते हैं। त्रासदी के प्रभाव की मनोवैज्ञानिक व्याख्या I.A. रिचर्ड्स ने की है। उनके अनुसार दया प्रवृत्ति मूलक भाव है और भय निवृत्ति मूलक, यानी दया के जागृत होने पर हम किसी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं ताकि पीड़ित व्यक्ति का दुख दूर कर सके। भय से हम दूर भागना चाहते हैं। त्रासदी देखते समय हमें इन दो विरोधी भावों की अनुभूति होती है, तो एक संतुलन पद्धति का अनुभव होता है। इसी संतुलन में आनंद है। अरस्तु की सीमाओं में सबसे प्रमुख है काव्य के सर्वागपूर्ण विवेचन की प्रतिज्ञा के बावजूद केवल दुखांतक का विवेचन करना। प्रगति प्रहसन को नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि महाकाव्य की चर्चा भी केवल दुखांत के प्रसंग में ही की है। इसलिए कुछ विद्वान इसे अपूर्ण मानते हैं। काव्य शास्त्र की उनकी इस रचना में काव्य भाषा विषयक विचार भी न के बराबर हैं। इन सभी अभावों के बावजूद भी यह वर्णनात्मक आलोचना का उत्तम और प्रथम निदर्शन है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें
और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।